महाराष्ट्र के रायगढ़ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पालघर, ठाणे, रत्नागिरी के लिए आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी ने मुंबई के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और चलिए अब आपको हम 6 तस्वीरों को दिखाते हैं जो कि अलग अलग शहरों की है। सबसे पहले आप देखिए तमिलनाडु के डिंडीगुल की तस्वीर, जहां पर बारिश के बाद वरद नाथी डैम पूरा भर जाने के बाद पानी ओवरफ्लो हो रहा था। उधर एमपी से शाहजहांपुर में शहरों में पानी आ गया है। तो बिहार के नालंदा की बात की जाए तो कुछ ऐसे हालात हैं। भारी बारिश के बाद कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया है। तो वहीं त्रिपुरा के हजारों लोगों ने भारी बारिश के बाद राहत शिविरों में शरण ले रखी। और बिहार की बात करें तो यहां पर भागलपुर में बाढ़ की तस्वीर देखने गए एक चीफ इंजीनियर भी गंगा में बह गए, जिन्हें बहुत ही मुश्किल के बाद बचाया जा सका। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। शाहजहांपुर में पानी में डूब चुके पुल को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वीडियो में दिख रहा है कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बाइक सवार युवक तेज बहाव के बावजूद जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में फंस गया। बाइक सवार बाइक सहित काफी देर तक पानी में फंसा रहा। तभी आसपास मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को बचाया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। इधर बिहार की नालंदा में रुक कर बारिश हो रही है और उसके बाद पंचाने समेत कई नदियों का जो जलस्तर है काफी बढ़ गया और इसके बाद कई इलाकों में पानी भी घुस गया। देखिए बिहार के नालंदा में पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मचा है। पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। इसके चलते कई रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। कई रास्तों पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। नदी का पानी खेतों में भरने की वजह से हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। नाले में बनी जलकुंभी को जेसीबी और पोकलेन की मदद से निकाला जा रहा है। हालात पर जिला प्रशासन नजर रख रहा है। डीएम ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। कोलकाता में कुछ घंटों की बारिश के बाद हुए जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोलकाता में शनिवार को हुई बारिश आफत बनकर बरसी। भारी बारिश के बाद कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जलभराव की वजह से कोलकाता की सड़कों पर जाम लग गया। कोलकाता के प्रमुख बाजारों समेत कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। कुछ ही घंटों की बारिश ने कोलकाता के स्थानीय प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। बाजारों में पानी भर जाने से जहां वाहन चालक परेशान होते नजर आए, तो वहीं दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ के बाद हाहाकार मचा हुआ है। त्रिपुरा में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। बारिश और बाढ़ के चलते कई जगहों पर हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य के बुनियादी ढांचे, फसलों और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। त्रिपुरा के हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है, क्योंकि भारी बारिश के चलते इनके घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बाढ़ के चलते अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई। तमिलनाडु में जारी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। सभी डैम पानी से भर गए हैं। तमिलनाडु में बीते दिनों से जारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। नदियों में आई बाढ़ से राज्य के ज्यादातर डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी भर गया है। कई डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के वर्थमनाथी डैम के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। बारिश के बाद वर्थमनाथी डैम पूरा भर जाने के बाद पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसे देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के कारण ज्यादातर डैम में साल भर का पानी जमा हो गया है। बिहार के भागलपुर में एक हादसा होते होते टल गया। यहां पर तटबंध का मुआयना करने पहुंचे चीफ इंजीनियर की जान पर कैसे बनाए और फिर कैसे रेस्क्यू किया गया, आप देखिए। बिहार के भागलपुर में चीफ इंजीनियर गंगा के तेज बहाव में बह गए।
कटिहार के चीफ इंजीनियर अधिकारियों के साथ तटबंध का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान अचानक से वो पानी के तेज बहाव में बह गए। चीफ इंजीनियर को बहता देख अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अधिकारियों के साथ दौरे पर गई एसडीआरएफ की टीम तुरंत एक्शन में आई और टीम ने बोट के सहारे से नदी में बह रहे चीफ इंजीनियर का रेस्क्यू किया। गनीमत रही कि निरीक्षण के दौरान चीफ इंजीनियर ने सेफ्टी जैकेट पहन रखा था। भिवाड़ी ज्वेलरी शॉप लूट का नया वीडियो सामने आया है। भागते हुए बदमाशों से भिड़े कर्मचारी वीडियो में फायरिंग करते दिखे हैं बदमाश। राजस्थान के भिवाड़ी में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लूट के बाद आरोपियों के भागने और फायरिंग की तस्वीरें कैद हुई हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि आरोपियों के भागने के दौरान दुकान के संचालक और कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई थी, जिसमें से दुकान के मालिक की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए व्यापारियों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। महाराष्ट्र के पुणे में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आप देखिए कैसे यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर 21 अगस्त को हुए दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से सड़क किनारे पर खड़ी कार को टक्कर मारता है और कार को अपने साथ ले जाता है। इस दौरान कार के साथ खड़े कुछ लोग भी ट्रक की चपेट में आ जाते हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रक ड्राइवर नशे में था। शनिवार को मुंबई से हैदराबाद के लिए निकला एक निजी हेलीकॉप्टर पुणे के पास क्रैश हो गया। शनिवार को पुणे के पॉट गांव के पास एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ने मुंबई से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर पुणे के पास क्रैश हो गया। घटना के समय हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। इस हादसे में पायलट को चोट आई है, जबकि अन्य 3 लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। नई स्कीम से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी नई पेंशन स्कीम। मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नई पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मोहर लगा दी गई। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के प्रावधानों को मिलाकर बनाया गया है। ये नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चुनाव करने का विकल्प दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के मौजूदा एनपीएस कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। यूपीएस और एनपीएस के बीच अंतरों की बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में ये बाजार के रिटर्न पर तय होती थी, जो कम ज्यादा होती रहती थी। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी और महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ेगी, जबकि एनपीएस के कर्मचारियों को बहुत कम रुपए ही मिल रहे थे। यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित होगा, जबकि एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं है। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपया सुनिश्चित पेंशन होगी, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नई पेंशन स्कीम को लेकर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मचारियों को बधाई दी। आइए आपको दिखाते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर पीएम मोदी ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योजना से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। साहसिक फैसले के पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई देते हुए कहा कि स्कीम की मंजूरी के साथ मोदी सरकार ने कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों में काफी खुशी है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल हुए स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने पेंशन से जुड़ी लगभग सभी मांगों को मान लिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के डेलीगेशन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारियों की ओर से पीएम को सम्मानित किया। मुलाकात के बाद स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने टीवी 9 से खास बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े लगभग सभी मांगों को मान लिया है, जिसके लिए हम पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन भी मौजूद रहे। आज महाराष्ट्र राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी जलगांव में 11 लाख लखपति दीदियों को सौगात देंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम ने अपने दौरे को लेकर सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। कार्यक्रम के दौरान 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। ये योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही 2,500 करोड़ रुपए का एक कोष भी शुरू होगा, जो स्वयं सहायता समूह के साथ काम कर रही लाखों महिलाओं को फायदा पहुंचाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 2026 मार्च तक देश को नक्सल समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और इसके लिए नई सरेंडर पॉलिसी के साथ विकास को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान राज्य में नक्सल समस्या और इससे प्रभावित क्षेत्रों को लेकर एक हाई लेवल बैठक की। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्री ने दावा किया कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और लगभग महाराष्ट्र नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष ने गृह मंत्री के नक्सलवाद के खात्मे के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वो पिछले 10 साल से सिर्फ बातें कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे वाले बयान पर जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि उनके पास नक्सलवाद को खत्म करने के लिए न तो कोई नीति है और न ही कोई योजना है। वो पिछले 10 साल से यही बातें कर रहे हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है और यहाँ छत्तीसगढ़ आना बस्तर के आदिवासियों का जल जंगल लूटने और खनिज संसाधन लूटने का ये सिर्फ नक्सलियों के नाम से बड़ा प्लान कर रही है ताकि अपने चंद उद्योगपतियों को बस्तर की खनिज संपदा को सौंप सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता। संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा फिर उठाया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को रोका नहीं जा सकता है। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देखें। आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान झारखंड पहुंच रहे हैं। रांची में आज होने जा रही एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग के साथ सभी विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। पार्टी झारखंड के 28 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, जिस पर मंथन होगा। 28 तो ऐसा सीट है जहाँ से हम जिसको चाहेंगे वही जीतेगा, तो नहीं चाहेंगे तो नहीं जीतेगा। हमारे लोग हैं, हमारे फॉलोअर हैं, जो माहौल है जो बना हुआ है, जो ये गठबंधन है जो मजबूती से चल रही है, इसको हम लोग को ईमानदारी पूर्वक सबको मिलकर को चलाना है ताकि डबल इंजन की सरकार बने। यहाँ महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक हुई, जिसमें मुंबई की सीटों पर चर्चा हुई।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाविकास अघाड़ी की शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में तीनों पार्टियों के बीच मुंबई की सीटों को लेकर चर्चा हुई। तीनों पार्टियों ने मुंबई की सीटों को लेकर अपने अपने दावे पेश किए। सूत्रों की माने तो शिवसेना ने 20 से 25 सीट, कांग्रेस ने 13 से 15 और शरद गुट ने 7 सीटों पर अपना दावा पेश किया है। मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूँ, लोकसभा में भी शिवसेना बड़ा भाई था। बम्बई को लेकर अगर हम बोले तो बम्बई में भी शिवसेना बड़ा भाई रहेगा। और बड़ी खबर, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जम्मू कश्मीर के प्रत्याशियों के नामों पर इसमें चर्चा होगी। शाम 7 बजे बीजेपी की बैठक होनी। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पीडीपी के मैनिफेस्टो को हिंसक करार देते हुए कहा है कि विरोधियों को गोला बारूद फायरिंग के शोर सुनने की आदत हो चुकी है, इसलिए उनको हमारा एजेंडा रास नहीं आता है। पीडीपी के चुनावी घोषणा पत्र को बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने खून खराबा करने वाला घोषणा पत्र करार दिया। रैना के मुताबिक पीडीपी को शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता रहे। पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में यूएपीए और अफस्पा को हटाने और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। और वहीं हरियाणा में मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की बीजेपी की मांग पर सियासत शुरू हो गई। मतदान की तारीख के आसपास छुट्टियां होने की वजह से हरियाणा बीजेपी ने मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बीजेपी के इस पत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हार के डर से बीजेपी इतना घबरा गई है कि चुनाव आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी ने हुड्डा पर एक्स पर ही पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से 2014 में बैट पकड़ने वाले दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी को चुनाव लड़ने पर उपदेश दे रहे हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया आज पहली बार पंजाब के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहेंगे। आबकारी मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज पहली बार पंजाब दौरे पर जाएंगे। मनीष सिसोदिया दिल्ली से अमृतसर पहुंचकर सबसे पहले दरबार साहब में मत्था टेकेंगे। इसके बाद दुर्गियाना मंदिर में आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा कर रहे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बदलापुर रेप कांड को लेकर विवादित बयान दिया। यवतमाल में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। माझ्या तर मनात वैयक्तिक आहे की अशा प्रकारची विकृत माणसं ज्यावेळेस आमच्या आई बहिणीला किंवा आमच्या मुलींच्या अंगावर हात टाकतात त्यावेळेस त्यांना पुन्हा असा काही कायद्याचा बडगा दाखवला पाहिजे की पुन्हा त्यांना तशा प्रकारचा विचार देखील मनात येता कामा नये। त्यांचं माझ्या भाषेत सांगा परत नाही इतके नालायक काही लोक आहेत। छतरपुर जिले में 21 अगस्त को कोतवाली थाने में हुए पत्थर कांड का मामला गरमाता जा रहा है। कांग्रेस के बाद एआईएमआईएम ने वीडियो जारी कर बुलडोजर एक्शन को गलत करार दिया है। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने पत्थर कांड के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान को तोड़ना गलत करार दिया। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। कोलकाता दरिंदगी के आरोपी संजय रॉय का आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारियां की गई हैं। पूर्व प्रिंसिपल और संजय के दोस्त का कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। पीड़िता के 4 दोस्तों का भी जल्द होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, जो खबर आ रही है। कोलकाता रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट ने आज और कल 2 दिनों का समय दिया है। माना जा रहा है कि सीबीआई आज ही संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है।
खबर है कि संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर जेल में तैयारियां भी कर ली गई हैं। इससे पहले शनिवार को सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय के दोस्त सौरभ का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। आने वाले दिनों में सीबीआई पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 दोस्तों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। कोलकाता केस के आरोपी संजय रॉय की बाइक को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय की बाइक को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। सीबीआई की टीम बाइक को जब्त कर उसे सीबीआई ऑफिस लेकर आई। बता दें कि घटना वाली रात आरोपी संजय रॉय इसी बाइक से अस्पताल आया था और वारदात के बाद इसी बाइक पर बैठकर जाते हुए नजर आया था। सीबीआई ने संजय की जिस बाइक को जब्त किया है उसके आगे केपी यानी कोलकाता पुलिस भी लिखा हुआ है। बता दें कि संजय रॉय पर खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों पर धौंस जमाने का आरोप भी कई लोगों ने लगाया है। कोलकाता रेप केस को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कोलकाता में अलग अलग संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में साइकोलॉजी विभाग के छात्रों ने प्रदर्शन किया और अपराधी को सख्त सजा की मांग की। छात्रों के अलावा पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट फोरम से जुड़े लोगों ने सड़क पर उतरकर घटना का विरोध किया और पीड़िता को निष्पक्ष न्याय दिलाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के नृत्य कलाकार भी घटना के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। कलाकारों ने आरजीकर अस्पताल में हुई घटना का विरोध करते हुए महिलाओं को सुरक्षा की मांग की। पश्चिम बंगाल में विरोध करने वालों से लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा वापस मांगने के अपने बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सफाई दी है। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। पहला सवाल है, आपने ये कहा है जो इन लोगों को लक्ष्मी भंडार का पैसा नहीं चाहिए, फॉर्म फिलअप करके वो पैसा वापस करें। देखिए, ये आरजीकर का जो इंसिडेंट है बहुत बुरा इंसिडेंट है। हम सब जस्टिस चाहते हैं, दोषी को फांसी चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट केस ये है कि ऐसा सोशल क्राइम ये तो नॉट ओनली इन बंगाल, ये पूरा देश में हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है, देश में हो रहा है। पर डे एवरेज 90 ऐसे इंसिडेंट्स पूरा देश में हो रहा है। यूपी में जारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश में जारी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी न हो इसलिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कई सेंटर्स पर ईयररिंग, हेयर पिन निकलवाने पर महिला अभ्यर्थी विवाद करते हुए भी नजर आई। इस बीच कई जगहों पर नकल करने की कोशिश करते अभ्यर्थियों को पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को परीक्षा देकर निकले कई अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र कठिन होने की बात भी कही। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा हो गया है। एक सरिया फैक्ट्री में धमाका होने से 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शनिवार को सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए, जिसमें से 7 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए जालना से औरंगाबाद रेफर कर दिया गया। मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस के अनुसार ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है। इस फैक्ट्री में स्क्रैप मेटल की मेल्टिंग थी, उसमें कुछ एक ऐसा मेटल है जो थोड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे जो हॉट मेटल था वो उछल के आसपास जो लेबर काम कर रहे थे उनको उससे इंजरी हुई। ऐसे 22 लोग अभी होम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मौके से एक पिस्टल, कुछ जिंदा कारतूस और ग्रेनेड बरामद किए हैं। आतंकियों से सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ बारामूला के बाटर गांव इलाके में चल रही थी। सेना के अधिकारी ने बताया कि आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। सेना के मुताबिक अभी तक आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 3 लाख के इनामी आतंकी सुमामा उर्फ बाबर की तस्वीर जारी की है।
कश्मीर में युवाओं को भड़काकर आतंक के रास्ते पर धकेलने वाले आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर तैयबा के इनामी आतंकी सुमामा उर्फ बाबर की तस्वीर जारी की है। पुलिस को इसकी पहचान देने वाले को 3 लाख का इनाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार आतंकी सुमामा सोशल मीडिया साइट्स के जरिए घाटी के युवाओं को भड़काने और आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए उकसाने का काम कर रहा है। लंबे समय से पुलिस को इस आतंकी की तलाश है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के इस साल वापस पृथ्वी पर लौटने की संभावना खत्म हो गई है। नासा ने साफ कह दिया कि फरवरी तक वो वापस आ सकती है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी वैज्ञानिकों की वापसी टल गई है। नासा के मुताबिक बोइंग स्टार लाइनर के कैप्सूल में आई खराबी के कारण इनकी वापसी को टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस विमान में वो गई थी उसमें वापसी रिस्की थी, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि स्टार लाइनर को बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के वापस लाया जाएगा। अब पूरी संभावना है कि सुनीता विलियम्स और दूसरे वैज्ञानिक फरवरी 2025 तक वापस लौट सकेंगे। नासा के मुताबिक स्टार लाइनर के सुरक्षित वापस आ जाने के बाद समस्या पर काम करना जारी रखेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। दिखाते हैं आपको इससे जुड़े एक रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। फूलों, रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर जगमग नजर आ रहा है। जन्माष्टमी पर उमड़ने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए भी खास व्यवस्था की जा रही है। इधर वाराणसी में जन्माष्टमी को लेकर बाजार सज गए हैं। श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री से बाजार पटे पड़े हैं। अयोध्या में भी बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग जन्माष्टमी को लेकर खास खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच श्रीलंका में जारी संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का आज आखिरी दिन। आप रिपोर्ट करिए। आतंकवाद विरोधी अभियान से जुड़ी तैयारियों को लेकर भारत और श्रीलंका की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति जारी है। दोनों देश की सेनाओं के इस युद्धाभ्यास की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियान को सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। इस युद्धाभ्यास में आतंकी हमला, बंधक की रेस्क्यू समेत कई तरह के ऑपरेशन को लेकर संयुक्त ड्रिल की गई। इस युद्धाभ्यास में भारत के 100 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। कई दिनों से जारी मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट का विरोध करने पर फायरिंग, पूर्व सरपंच समेत 3 लोगों को मारी है गोली। 4 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। किराने की दुकान में लूट के इरादे से ये बदमाश आए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ज्वेलरी शोरूम में फायरिंग के बाद बदमाश लेटर फेंक कर फरार हुए हैं। बदमाशों ने मांगी ज्वेलर से 1 करोड़ की रंगदारी।